नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्यों रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। एज वी नो कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को ऑथोराइज किया है और रशिया का कहना यह है कि हम यूक्रेन की जमीन को हड़पना नहीं चाहते, हम तो बस यूक्रेन की मिलिट्री कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज यानी कि खत्म करना चाहते हैं। इस चीज को लेकर, इस अटैक को लेकर यूएसए ने काफी निंदा की है रशिया की, और यूरोपियन देशों ने भी, सभी नहीं लेकिन कुछ यूरोपियन देशों ने भी रशिया की निंदा की है। और कुछ यूरोपियन देश और यूएसए ने यह कहा है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब ये जो रशिया और यूक्रेन वाला इश्यू है, ये कोई नया इश्यू नहीं है, एक पुराना इश्यू है। लेकिन लास्ट ईयर की बात करें, रीसेंट पास्ट की बात करें, तो जून 2021 में व्लादिमीर पुतिन और बाइडेन साहब के बीच में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में यूएसए ने रशिया को यह कहा कि देखिए, हम वेस्ट एशिया जैसे कि सीरिया में हम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, यूरोप में ये यूक्रेन वाला इश्यू चल रहा है, तो क्यों ना हम बातचीत के माध्यम से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करें, क्यों ना हम बिजनेस साथ में करें, क्यों ना हम जो एक कॉमन खतरा है, कहीं ना कहीं वो चाइना के बारे में बात कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ों को मिलकर साथ में सॉल्व करें। और तो रशिया के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। रशिया ने सोचा कि चलो री एंगेज कर लेते हैं। और रशिया जो है, उनका यहाँ पर हित ये था कि अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने का उनको एक चांस मिल रहा था। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, तो तब से रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं वो यूएसए ने लगाए थे। तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी तो इकोनॉमी वाइज और बिजनेस वाइज थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, और जियोपॉलिटिकल हित भी रशिया के इस एंगेजमेंट में जुड़े हुए थे। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ऐसा तो क्या हुआ कि रशिया जो है वो और ज़्यादा सैंक्शंस सहने के लिए तैयार हो गया। और ये जो सैंक्शंस हैं ये ओवरले होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी सैंक्शंस जो हैं वो लगाए गए थे, अब ये नए सैंक्शंस जो हैं वो एडअप होंगे, एड ऑन होंगे। और ख़ास करके जो रशिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे हमारे देश की अदानी हैं, रिलायंस हैं, टाटा हैं, तो इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी रशियन कंपनीज हैं, और उन बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, रशियन बैंक्स के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में से रशिया को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। और रशिया में टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आप बेच नहीं पाएंगे, रशिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप खरीद नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि रशिया का जो गैस है, ऑयल है, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाने की बात जो है वो की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रशिया एक्सेप्ट करने के लिए क्यों तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, रशिया के प्रेसिडेंट के ऊपर भी कुछ डायरेक्ट सैंक्शंस जो हैं वो लगाए जाएंगे। फिर भी इतना बड़ा इकोनॉमिकल लॉस, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा, और बदनामी भी होगी, बहुत सारे देश जो हैं उनके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी फाइनली व्लादिमीर पुतिन साहब ने ऐसा तो क्या देखा, ऐसा तो क्या हुआ कि उन्होंने यही समझा, यही सोचा कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ही इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज स्टिक योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। अब रशिया की सिचुएशन को समझने के लिए हमें कुछ इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। देखिए, इतिहास की बात करें तो विश्व युद्ध एक जब खत्म हुआ, उस टाइम पर जर्मनी की जो हालत हो गई थी, वैसी ही हालत यूएसएसआर के बिखरने के बाद रशिया की हो गई थी। बाय द वे, यूएसएसआर जो है वो 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ, और जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो रशिया कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया, और रशिया की इकोनॉमी जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी ख़राब हो गई थी कि आप सोच सकते हैं कि रशिया को अपनी कुछ नेशनल एसेट्स को बेचने की बारी आ गई, और एक राष्ट्र गरिमा जो है उसके ऊपर भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ठेस पहुंच गई थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, और कुछ समय के बाद रशिया को एक नया लीडर मिल जाता है, व्लादिमीर पुतिन। मिड 2000 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट बने उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील जो है वो रशिया और नेटो के बीच में हुई थी। उसके बारे में बात करें उससे पहले
एक और चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि जब व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये वादा किया था कि रशिया की जो एक पास्ट ग्लोरी है, कि रशिया विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2 के समय पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर था, एक लंबा इतिहास भी है रशिया का, और एक बहुत ही पावरफुल कंट्री पे रह चुका है, यूएसए को टक्कर देने वाला देश, स्पेस में सबसे पहले लोगों को भेजने वाला जो देश है। तो ऐसा देश जो है वो आज ऐसी हालत पर हो गया है। तो मैं यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो ये कह रहे थे कि मैं अब आ चुका हूं, तो मैं फिर से उस ऊंचाई पर हमारे देश को ले जाऊंगा, इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हो जाएंगे, जियोपॉलिटिकली हमारे बहुत सारे मित्र देश होंगे, प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर देंगे, जॉब्स जनरेट करेंगे, इर्द गिर्द के देशों के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे, आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी वाइज हम बहुत आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन और गरीबी हटेगी, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बेसिकली एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और ग्रोथ का वादा उन्होंने मिड 2000 में जब वो प्रेसिडेंट बने तब किया था। अब जब वो प्रेसिडेंट बने उससे पहले क्या हुआ था, 1997 की बात करें तो ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस नेटो और रशिया के बीच में एक करार के ऊपर दस्तखत हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसका नाम है फाउंडिंग एक्ट। ये फाउंडिंग एक्ट किस चीज के लिए था? ये नेटो का जो ईस्टर्न एक्सपांशन हो रहा था, यानी कि नेटो जैसे जैसे नए नए देशों को अपना मेंबर बना रहा था, तो इसको हमेशा के लिए रोकने के लिए एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था। ये एग्रीमेंट होने के बावजूद भी नेटो ने 5 बार चुपके से 1990s में कुछ रशियन देश, कुछ सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर के जो फॉर्मर मेंबर देश थे, ऐसे देशों को अपना मेंबर यानी कि नेटो का मेंबर बना लिया। और तब से रशिया जो है वो इस चीज को लेकर बहुत ही चिंतित है। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो नेवी ब्लू कलर के देश हैं, यहां पर देख सकते हैं, दिस इज यूके, ये टर्की है, एंड यू कैन सी दिस इटली इज हियर, एंड फ्रांस एंड जर्मनी। ये सारे देश तो कोल्ड वॉर के टाइम पर ही नेटो के मेंबर बन चुके थे। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो ये थोड़े स्काई ब्लू कलर के देश हैं, ये 1991 में जब यूएसएसआर बिखर गया उसके बाद ये सारे देश जो हैं वो नेटो के मेंबर बन गए। और अब जो प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है उसका मेन रीजन, उसका जो रूट रीजन है वो ये है कि यूक्रेन और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जॉर्जिया। तो अब बात ये आ रही है कि यूक्रेन और जॉर्जिया को नेटो का फुल टाइम मेंबर बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर ये नेटो के मेंबर बन गए यूक्रेन और जॉर्जिया, तो ये जो रशिया के साथ अपनी बॉर्डर, सॉरी यहाँ से रशिया के साथ जो अपनी बॉर्डर यूक्रेन शेयर कर रहा है और यहाँ पर जो जॉर्जिया शेयर कर रहा है, तो यहाँ तक नेटो की फोर्सेस जो हैं वो आ जाएगी। और ये व्लादिमीर पुतिन और रशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनका कहना यह है कि अगर यूक्रेन यहाँ पर आपका मेंबर बन जाता है, नेटो का मेंबर बन जाता है, तो हमारे लिए हमेशा के लिए एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि हमारी गर्दन पर एक लटकती तलवार रहेगी। 24/7 हमें सारे अपने बिजनेसेस को छोड़कर हमारी इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में ही बिजी रहना पड़ेगा। ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। रशिया ने एक लंबे समय से ये कहा है कि आपने जो 1997 में प्रॉमिस की थी, जो एग्रीमेंट पर साइन किया था, तो उसका वायोलेशन आपने किया है और आप बार बार अलग अलग देशों को अपना मेंबर बना रहे हैं और हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। और रशिया ने यह भी क्लियरली बता दिया था कि अगर यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाने की बात कही तो इसका मतलब यह होगा कि आपने रशिया की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है। इस चीज को हम बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सच में देखा जाए तो नेटो की एक हिस्ट्री भी रही है, वो धीरे धीरे करके एक्सपांशन करता जा रहा है और इसी चीज को लेकर जो है रशिया बहुत ही चिंतित है और नाराज भी हैं। दिसंबर 2021 में रशिया ने यह कहा कि नेटो जो है वो जो क्वार्टर सेंचुरी पहले, यानी कि आज से लगभग 25-26 साल पहले जो सिचुएशन थी, प्रिसाइसली अगर बात करूं तो मई 1997 के बाद जितने भी देशों में आपने मिलिट्री सेटअप किया है, नेटो ने मिलिट्री सेटअप किया है, नए मेंबर्स जिनको बनाए हैं, तो उनकी मेंबरशिप को हटाइए। और ये जो 1997 के बाद जिन क्षेत्रों में आपने अपने मिलिट्री एसेट्स को स्थापित किया है, तो इन सारी चीज़ों को हटाइए। अगर ये चीज़ें नहीं हटाएंगे तो यूक्रेन के ऊपर जो एक प्रेशर है वो क्रिएट होता रहेगा और ये जो अनसर्टेनिटी है, ये वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो चलती रहेगी। ऐसा दिसंबर 2021 में कहा था। इसका रिएक्शन देते हुए
नेटो के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं जनरल मर्किया जियोना, उन्होंने ये कहा कि आप पहले डी एस्केलेट कीजिए, आप यूक्रेन की बॉर्डर से अपने जो सोल्जर्स हैं उनको वहां से हटाइए, उसके बाद आपके साथ बातचीत होगी। जब तक आप ये नहीं हटाएंगे तो हम आपके साथ बातचीत, यानी कि नेटो जो है वो आपके साथ बातचीत नहीं करेगा। एस्टोनिया नाम का देश है, तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि रशिया ये जो डिमांड कर रहा है कि मई 1997 के बाद जहां पर भी मिलिट्री सेटअप किया है तो वो सारी चीज़ें हटाई जाए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये किया तो यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, एंड आई एम श्योर अब आपको इसका आंसर जो है, जिस प्रश्न से हमने आज की इस डिस्कशन को शुरुआत की, तो उसका आंसर आपको मिल गया है कि नेटो का जो ईस्टर्न एक्सपांशन है, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि पुतिन या फिर रशिया जो है उन्होंने यूक्रेन पर एक प्रकार से अटैक कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि व्लादिमीर पुतिन के कार्यकाल में रशिया जो है वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं हो पाया, और वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जो है रशिया के नेबरिंग कंट्रीज जो हैं एक झुकाव रखने लगे हैं अपनी तरक्की के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। और इस चीज़ से अपने लोगों का ध्यान, यानी कि रशियन लोगों का ध्यान को हटाने के लिए और दूसरी जगह पर उनका ध्यान फिक्स करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का सहारा लिया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। बट मेरा मानना है कि ये इसका मेन रीज़न जो है वो नहीं हो सकता, राइट। कुछ हद तक ऐसे भी बेनिफिट्स होंगे, लेकिन द मेन रीज़न इज नेटो का ईस्टर्न एक्सपांशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो क्लियरली कि एक्सपांशन हो रहा है जो भी है, लेकिन वायोलेंस जो है वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी, डिस्कशन, यही इसके, और बेसिकली टॉक्स जो हैं, बातचीत से ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपको, तो मुझे एक बात याद आ रही है 2017 की। हमारे देश भारत और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन हो गई थी, डोकलाम वाला जो इश्यू हुआ था, तो उस टाइम पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे लेट सुषमा स्वराज जी, उन्होंने हमारे देश की पार्लियामेंट में एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि युद्ध को रोकने के लिए भी आपको बातचीत ही करनी पड़ती है, तो क्यों ना युद्ध से पहले हम बातचीत कर ले और बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व कर ले, ताकि युद्ध की नौबत ही ना आए। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको फिलहाल तो हम अटैक ही कह सकते हैं, ये युद्ध में तब्दील नहीं हुआ है। व्हेन आई से युद्ध, आई मीन टू से एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील नहीं हुआ है। तो इट इज़ बेटर, अभी भी इतना वक्त अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है। आज भी अगर चाहें तो रशिया, यूक्रेन, नेटो, यूएसए, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो मिलकर बातचीत से के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वरना यू नेवर नो, ऐसी चीज़ें जो हैं वो कब स्पाइरल होकर एक विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए, वी नेवर नो, एंड इट इज़ बैड फॉर एवरी वन ऑफ अस, इज़न्ट इट। जाते जाते आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। रशिया जो है एक बहुत बड़ा देश है, इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़ा देश है, तो बताइए कि रशिया में कितने टाइम जोन्स हैं? एंड दैट्स एवरीथिंग। यू कैन स्टिक योर आंसर इन द comment section. Do check out my podcast and don't forget to subscribe to my channels. एंड इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। I'll see you soon with more interesting topics. Till then, enjoy your studies. Stay curious. जय हिंद।